बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अफसोसनाक खबर से कि आलमी शोहरत याफ्ता हिदायतकार, अदाकार, सदाकार और मेज़बान ज़िया मोहिउद्दीन कराची में इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी उम्र 91 बरस थी और वो निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। अहले खाना के मुताबिक सर्जरी के दौरान शरेआन फटने से उनकी मौत वाक़ई हुई। नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर कराची के इलाके डिफेंस में अदा की जाएगी। ज़िया मोहिउद्दीन ने बरतानवी सिनेमा और हॉलीवुड में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। 1962 में क्लासिक अंग्रेजी फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में भी काम किया। ज़िया मोहिउद्दीन ने कराची में नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की बुनियाद रखी। 70 की दहाई में PTV पर ज़िया मोहिउद्दीन शो के नाम से प्रोग्राम शुरू किया। फ़नी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। बाकमाल फ़नकार की आवाज़ और अंदाज़ बयां सुनने वालों को हमेशा याद रहेगा। लेजेंड हिदायतकार, अदाकार और मेज़बान ज़िया मोहिउद्दीन 91 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए। ज़िया मोहिउद्दीन कई रोज़ से अलील थे। उनकी फ़नी ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट में। जानदार आवाज, मखसूस लबो लहजा, सदाकारी, अदाकारी और हिदायतकारी में बेमिसाल अपने मुनफरिद अंदाज की वजह से ज़िया मोहिउद्दीन का फन्नो अदब की दुनिया में नुमाया मुकाम था। ज़िया मोहिउद्दीन 20 जून 1931 को फैसलाबाद में पैदा हुए और इब्तदाई जिंदगी कसूर और लाहौर में गुजारी। आला तालीम के लिए वो लंदन चले गए, जहाँ उन्होंने 1953 से 1956 तक लंदन की रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में तरबियत हासिल की। उन्होंने बरतानवी थिएटर के साथ बरतानवी ड्रामों, सिनेमा और हॉलीवुड में भी फन के जौहर दिखाए और मशहूर फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में भी किरदार अदा किया। ज़िया मोहिउद्दीन 1969 से 1973 तक पाकिस्तान टेलीविजन पर ज़िया मोहिउद्दीन के नाम से शो करते रहे, जिससे उन्हें बेपनाह शोहरत हासिल हुई। अदबी महफिलें ज़िया मोहिउद्दीन की जानदार आवाज के बगैर बेजान समझी जाती थीं। वो अदाकारी और सदाकारी समेत दीगर फनून लतीफ़ा को परवान चढ़ाने के लिए हमवक्त तैयार रहते थे। इसी मकसद के लिए उन्होंने 2004 में कराची में नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की बुनियाद रखी और जिंदगी के आखिरी लम्हात तक उस इदारे के सरबराह रहे। ज़िया मोहिउद्दीन की फनी खिदमात के एतराफ में उन्हें 2003 में सितारे इम्तियाज और 2012 में हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। ज़िया मोहिउद्दीन के इंतकाल पर सियासी और समाजी शख्सियात समेत पूरी कौम अफसरदा है। वज़ीर आज़म ने ज़िया मोहिउद्दीन के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। कहा कि वो अपनी ज़ात में एक फनपारा थे। उनके मखसूस अंदाज ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में धूम मचाई। ज़िया मोहिउद्दीन की आवाज़ हमेशा हमारे जहनों में गूंजती रहेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, ज़िया मोहिउद्दीन का इंतकाल दुनिया फ़न के लिए किसी सानिह से कम नहीं, वो हमेशा जिंदा रहेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने ज़िया मोहिउद्दीन को सदाकारी की दुनिया का बेताज बादशाह करार दिया। कहा, उनकी आवाज़ का सहर हमेशा बाकी रहेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी मरहूम को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। कहा, ज़िया मोहिउद्दीन फ़नो अदब और इल्म की दुनिया में एक इदारे की हैसियत रखते थे। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक समेत दीगर अहम शख्सियात ने भी गहरे दुख का इजहार किया और मग़फ़िरत की दुआ की। ज़िया मोहिउद्दीन फ़नो अदब और इल्म की दुनिया में एक इदारे की हैसियत रखते थे। लेजेंड अदाकार ज़िया मोहिउद्दीन के इंतकाल पर पूरी कौम अफसरदा है। ज़िया मोहिउद्दीन की खिदमात और यादें ताज़ा करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मारूफ अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने, अदाकार और हिदायतकार खालिद अहमद साहब ने और ताज़ा और नामवर अदाकारा बुशरा अंसारी और अदाकारा नादिया हुसैन साहिबा ने। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया। सबसे पहले मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, सर आप क्या कहेंगे? ज़िया मोहिउद्दीन की इल्मी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। वो पाकिस्तान की शनाख्त बने। उनका इंतकाल हमारे लिए कितना बड़ा नुकसान है? मोहिउद्दीन साहब ने फन के जरिए बड़ी खिदमत अंजाम दी थी। पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की शनाख्त करवाई थी। नौजवानी में जब वो हॉलीवुड की फिल्मों में भी उन्होंने काम किया तो पाकिस्तान ही के का नाम हुआ। फिर जब यहाँ आए तो उनका इल्म और अदब में भी बड़ी खिदमत है। सिर्फ एक्टर ही नहीं थे, लेकिन वो इल्म और अदब में भी उनका बहुत ही हुजूर था। बल्कि जब बोलते थे तो जैसे मोती के ज़बान से लफ्ज़ मोती बनकर निकलते थे। और ख़ास तौर पर उर्दू ज़बान, अंग्रेज़ी तो थी जो हॉलीवुड फिल्मों में, इंग्लिश फिल्मों में उन्होंने किया था, लेकिन उर्दू में भी उनका बड़ा हुजूर था। जब वो कोई तकरीर करते थे या टीवी या रेडियो पे बोलते थे तो उर्दू ऐसी बोलते थे
कि उसमें कोई भी अंग्रेजी लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते थे, ये उनकी खूबी थी। और बहुत ही वो अपने जहाँ काम कर रहे थे आजकल वहाँ काफी यंग नौजवानों को ट्रेन भी किया था परफॉर्मेंसेस के हवाले से। बहुत बड़ा खला है ये फनकारों के हवाले से। कई फनकार पहले भी चले गए और आखिर ये भी साहब भी थे जो हमें बड़ा एक हौसला था, सहारा था कि है आज वो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो काम किए हैं वो हमेशा रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। खालिद अहमद साहब, आपकी जानिब में आना चाहूँगी। उर्दू, अंग्रेज़ी, हर किस्म के अदब पर उन्हें उबूर हासिल था। ज़िया मोहिउद्दीन के इंतकाल से जो अब खला पैदा हुआ है वो क्या कभी पूरा हो सकेगा? मैं बहुत बड़ा नुकसान समझता हूँ। इस तरह का आदमी रोज रोज पैदा नहीं होता है और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात थी कि हमारे दरमियान एक ऐसा इंसान था जिसको उर्दू, अंग्रेजी, हर किस्म के अदब और हर किस्म के थिएटर पर उबूर हासिल हो, जिसकी नजर मौसीकी के ऊपर भी बड़ी बारीक हो और नापा उन्हीं के हाथों वजूद में आया और उन्हीं के जेर साया परवान चढ़ा और उन्हीं की शख्सियत थी जिसने इस शिराजे को बांध कर रखा। तो नापा के लिए ये बड़ा मुश्किल वक्त है और उनके साये के बगैर हम किस तरह आगे चलेंगे ये हमें अब सोचना पड़ेगा। आसान नहीं है। बहुत बड़ा वो उस्ताद था हम सब के लिए। जो लोग जिनका बड़ा रास्त उनसे ताल्लुक था उनके लिए भी और जिनका नहीं भी था उनके लिए भी। तो उस जगह को पूर्ण करने वाला तो अब कोई नहीं है। फिलहाल तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। मारूफ अदीब इफ्तिखार आरिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक के बाद एक अदबी शख्सियात दुनिया से रुखसत हो रही हैं। अब ज़िया मोहिउद्दीन का इंतकाल होना यकीनन बड़ी अफसोसनाक खबर है। क्या कहेंगे सर आप? ज़िया मोहिउद्दीन शो जो होता है उसमें मैं रशीद उमर थानवी उनके ज़हीर को असिस्ट करते थे, तो मैंने उनको करीब से देखा। मैं नहीं जानता कि कोई और अदाकार अपने काम पर इतनी तवज्जो और इतनी डेडिकेशन के साथ काम करता हो। वो बहुत ही एक एक बात, एक एक लफ्ज़ को जानने और लुगत को की तरफ मुतवज्जे रहने, उसकी दुरुस्त अदायगी और तलफ़्फ़ुज़। और हमारे यहाँ उस ज़माने में लाउड बहुत होते थे, आवाज़ें वो बड़ी समझी जाती थी जो खरज में बोलती थी। फैज़ साहब को, राशिद को, मीरा जी को, इनको, चौधरी मोहम्मद अली को, मुश्ताक अहमद यूसुफी को जैसा ज़िया भाई ने पढ़ दिया, मैं समझता हूँ बहुत से लोगों ने कोशिश की मगर किसी को उनके करीब तो क्या उनका 10% भी पढ़ना नसीब। ठीक है, इफ्तिखार आरिफ साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। बुशरा अंसारी साहिबा, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। यकीनी तौर पर ये एक बड़ा नुकसान है जो कि कभी भी पुर नहीं किया जा सकता। आप समेत तमाम फनकारों के साथ उनका ताल्लुक कैसा था, अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? हाँ जी, नुकसान तो नुकसान हुए चले जा रहे हैं और ये जिंदगी और कुदरत का निज़ाम है और बिछड़ रहे हैं प्यारे से प्यारे लोग। लेकिन बहुत खास लोग जब चले जाते हैं, ये वो लोग हैं जिनको हम जैसे लोग जिनको लोग आइकॉन कहने लगे हैं या हमें लेजेंड समझते हैं, वो हमारे लेजेंड थे जिनको हम देखा करते थे सर उठा के। तो हम उनकी तरफ देखा करते थे और वो हमारे लिए एक मिसाल थे। ऐसे बेमिसाल लोग कम होते हैं ना। तो अब दिल बस परेशान दुखी तो है ये, उनकी जुदाई का अफसोस है। मुझसे पर्सनल लेवल पे उनका बहुत प्यार था। मैं बचपन से ही ज़ाहिर है उनको बहुत इज्जत मोहब्बत से मिला करती थी और वो मुझे बहुत प्यार से मेरा माथा चूमते थे। अभी 2020 में कोविड से पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, उसके बाद इत्तेफाक से कुछ हुआ नहीं कि मिलती में, लेकिन बड़ी शफ़क़त और एक मोहब्बत का एक बस रवैया था उनका हमारी तरफ से, जिसकी बड़ी अहमियत थी मेरे दिल में। बहुत प्यार था और बड़े अजीम आदमी थे। क्या उनको अपनी जुबान पे अबूर था, तलफ़्फ़ुज़ ठीक करा देते थे और हम हंसते हंसते उनके साथ मजाक में पता नहीं क्या क्या कह जाते थे। मैं कहती थी ये यूँ नहीं है, ये यूँ है, तो हंसते थे
اور مجھے کہتے تھے واپس نہیں کہتے، واپس کہتے ہیں. ابھی میں لوگوں کو بچوں کو کبھی کچھ بتاتی ہوں، کہتی ہوں کہ میری تو اصلاح کئی باتوں میں ضیاء محی الدین صاحب نے کی ہوئی ہے. مجھے تو اردو حالانکہ میری اردو اتنی بری نہیں ہے لیکن ان کی اردو تو بہت ہی اعلیٰ ترین تھی نا. وہ زبان کے اوپر اور بیہیویئر کے اوپر ایک ایسی دسترس تھی کہ جو آج کل دیکھنے میں صحیح نہیں گئی. بس اللہ کے پاس چلے گئے، کیا کریں، دل افسوس سے بھاری ہے. بشرا صاحبہ بالکل ٹھیک کہا، استادوں کے استاد تھے اور بہت سے لوگ اپنی اردو ٹھیک کرنے کے لیے ان کو سنتے تھے. آپ ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا. نادیہ صاحبہ، ان کا انداز گفتگو، ان کی آواز دنیا بھر میں پہچان تھی. آپ ضیاء محی الدین کے انتقال پر کیا کہیں گی؟ ضیاء محی الدین صاحب کے جیسے جو اتنے لرنڈ اور اتنے زیادہ پڑھے لکھے اور اتنی زیادہ ان کو زبان پہ اور اپنے جو آرٹ پہ اتنا زیادہ ان کو مہارت تھی، آئی وڈ سے لائک جس قسم کی ان کی سوچ تھی اور ان کے لکھنے کا انداز اور خاص طور پہ بولنے کا انداز. تو definitely we are very proud that we have had a person like ضیاء محی الدین صاحب جن کی آواز ہی جو ہے وہ ان کی اتنی پہچانی جاتی ہے، دور سے پہچانی جاتی ہے. اور انفارچونیٹلی جانا تو سب کو ہے، لیکن یہ کہ ان کو ہم اچھی یادوں میں یاد رکھیں گے اور ان کو ہمیشہ وہ ہمارے دل میں زندہ رہیں گے. ظاہر ہے اس قسم کے، کیونکہ وہ تھے ہی لٹریچر سے، اتنی زیادہ ان کو محبت تھی اور ان کا کام ہی جو ہے وہ لٹریچر سے ریلیٹڈ تھا. تو ایسے فیسٹیولز میں تو ان کی بہت زیادہ ان کی کمی ہوگی محسوس. ابھی حال میں ریسنٹلی میں میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے ایکچولی. اگر ہوئی بھی ہے تو وہ پری کووڈ ہوئی تھی. بالکل ایسا ہی ہے، آواز، الفاظ، انداز بیان، مطلب ہر چیز اگر آپ ہم دیکھیں تو یقینی طور پر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا حیثیت رکھتے تھے. ایک پورا ادارہ تھے اپنی حیثیت میں. ہمارے ساتھ اس تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے موجود تھے افتخار عارف صاحب، اس کے علاوہ بشرا انصاری صاحبہ نے ساتھ دیا، اس کے علاوہ مصطفیٰ قریشی اور خالد احمد اور نادیہ حسین صاحبہ. آپ تمام کا ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ضیاء محی الدین کی نماز جنازہ بعد نماز ظہرین مسجد و امام بارگاہ یسرف ڈیفنس کراچی میں ادا کی جائے گی. تدفین ڈیفنس فیز 8 کے قبرستان میں ہوگی. اسی حوالے سے مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے ریحان احمد. جی ہاں، میں اس وقت ڈیفنس فیز 4 میں موجود ہوں، مسجد و امام بارگاہ یسرف کے مرکزی دروازے کے بالکل باہر. یہاں میں جہاں پہ ممتاز براڈ کاسٹر جناب ضیاء محی الدین صاحب کا جسد خاکی جو ہے وہ اب سے آدھے پونے گھنٹے پہلے لایا گیا ہے، اسے یہاں پہ رکھا گیا اور یہیں سے ظہرین کی نماز کے بعد جو ہے انہیں فیز 8 کے قبرستان میں لے جایا جائے گا جہاں پہ ان کی تدفین ہوگی. آج صبح فیملی کے مطابق 6 بجے وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے. ان کا آپریشن تھا سیٹرڈے کو یعنی ہفتے کے روز، اور گزشتہ کئی روز سے تکلیف محسوس کر رہے تھے پیٹ میں، اور فیملی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ کوئی مرکزی شریان تھی جس پہ سوجن ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کو لے جایا گیا ہاسپٹل. اور لیکن وہاں پہ وہ جو ان کی شریان تھی وہ ڈیمیج ہو گئی اور اس میں بہت زیادہ انٹرنل بلیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے کل سارا دن انہیں خون دیا جاتا رہا. لیکن خدا کو کچھ اور منظور تھا. آج صبح 6 بجے وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جی ویلکم بیک. اور ابھی آپ کو بتائیں گے اسپیکر آغا سراج درانی کی زیر صدارت سندھ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی اسپیکر ڈائس کے سامنے جمع ہو گئے. مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا جا رہا. اسی حوالے سے بات کریں گے. بیورو چیف کراچی اسلم خان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اسلم خان صاحب بتائیے گا کیا کہہ رہے ہیں لوگ؟ لیکن جب سندھ اسمبلی کا اجلاس تاخیر سے شروع ہوا تو اس وقت اپوزیشن لیڈر علیم عادل شیخ نے کہا کہ وہ مہنگائی پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں، اور اسی دوران انہوں نے اسپیکر کے جو ڈائس کے سامنے اپنا احتجاج بھی شروع کر دیا. مہنگائی کے حوالے سے پہلے کارڈ بھی انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے. اسپیکر آغا سراج درانی نے کہا کہ ایوان میں ویڈیو بنانا منع ہے. تحریک انصاف کے جو اراکین ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ویڈیو بنانا بند کر دیں. مہنگائی کے خلاف بات کرنا دیں گے، لیکن پہلے اس طرح کی حرکت نہ کی جائے. ایسا نہ ہو کہ وہ پھر ایوان میں اراکین اسمبلی کے موبائل فون لانے پر پابندی لگا دیں. اسی دوران ان کا احتجاج جاری تھا، جس پر اسپیکر آغا سراج درانی نے 10 منٹ تک کے لیے اجلاس ملتوی کیا. اسپیکر نے کہا کہ وہ کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتے، ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں ہے. اگر ویڈیو بنانا بند نہیں ہوا تو پھر وہ کارروائی اس کے خلاف کریں گے. 10 منٹ کے بعد پھر دوبارہ اجلاس شروع ہو گیا ہے. جی ٹھیک ہے، 10 منٹ کا وقفہ، اس کے بعد اجلاس اب بتا رہے ہیں کہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے. مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا جا رہا تھا. ضد کیوں کرتے ہیں کہ نہیں، آپ جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں آپ کو بولنا ہے ہی. اس طرح نہیں ہوتا ہے.
अगर आपको हाउस को डिस्टर्ब करना है, दैट इज बिसाइड द पॉइंट। अब शोर नहीं मचाओ, शोर नहीं मचाओ, नहीं, आई विल नॉट अलाउ दिस। अब सब आ गया आपका, मैं 10 मिनट के लिए एडजर्न करता हूँ हाउस को। आपको बताएं कि तुर्की शाम ज़लज़ले में मरने वालों की तादाद 35,000 के करीब पहुंच चुकी है। तुर्की में 29,600 और शाम में 5,300 अफराद की लाशें मलबे से निकाली जा चुकी हैं। मलबे में लापता अफराद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने ज़लज़ले में मज़ीद 60,000 हलाकतों का खदशा जाहिर किया। 8 रोज हो गए। तुर्की और शाम में आने वाली क़यामत सुगरा ने कई इलाके सफ़ाए हस्ती से मिटा दिए। हर तरफ मौत का सन्नाटा है। मलबे तले जिंदा दरगोर होने वालों के लवाहिकीन दीवाना वार मलबे के गिर्द चक्कर काट रहे हैं कि कोई सुराग मिल जाए, कोई आवाज आ जाए। मलबे से लाशें निकलने का सिलसिला भी जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अमवात की तादाद 60,000 तक जाने का खदशा जाहिर किया है। रज़ाकार दिन रात मलबे को खुरच रहे हैं, जिंदगियां तलाश कर रहे हैं। उनके चेहरों पर थकन जरूर है, लेकिन एक लगन है जो उन्हें गिरने नहीं दे रही कि किसी तरह भी मलबे तले दबे अफराद को जिंदा बचा लें। 6 फरवरी को आने वाली क़यामत 1994 को कैलिफोर्निया में आने वाले ज़लज़ले से भी 30 गुना ज्यादा ताकतवर थी। शाम में बर्फबारी ने मुश्किलात और बढ़ा दी हैं। 2000 से ज्यादा इमारतें गिर चुकी हैं। लोग खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़े हैं। अमेरिका ने सलामती कौंसिल से मुतालबा किया है कि शाम को मजीद इमदाद भेजने की मंजूरी दी जाए। तुर्की में इमारतें कैसे गिरी, इसकी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। मुतादिद कंस्ट्रक्शन कंपनीज के मालिकान को भी गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि तामीर से कबल ये जमानत ली जाती है कि इमारतें 7.9 तक का ज़लज़ला बर्दाश्त कर सकेंगी। लेकिन गिरने वाली इमारतों में इन ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की गई, जिसके बाइस तबाही ज्यादा फैली। सजने को तैयार है। PSL का 8वां एडिशन आज से मुल्तान में शुरू होगा। बल्लेबाज चौकों और छक्कों से रंग जमाएंगे। बॉलर्स विकेटें उड़ाकर शायकीन का जोश बढ़ाएंगे। रंगा रंग इफ्तिताही तकरीब मुल्तान स्टेडियम में सजेगी। PSL के मेले की भरपूर तैयारियां जारी हैं। शायकीन का जोश और खरोश भी उरूज पर है। पहले मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स का टाकरा होगा। इवेंट में शरीक तमाम टीमें ट्रॉफी जीत चुकी हैं। तो फातिमा, बेसब्री से इंतजार हो रहा है, मैं भी इंतजार कर रही हूँ। मुल्तान स्टेडियम के दरवाजे खुलने में कम वक्त रह गया है। शायकीन स्टेडियम में दाखिले के लिए बेकरार हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। मुकर्रम खान हमारे साथ मौजूद है। मुकर्रम, कैसा जोश जज्बा देख रहे हैं आप यहाँ पर? आज बिल्कुल PSL सीजन 8 का मेला सजने को है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के बाहर। यहाँ पर जो है शायकीन क्रिकेट का जोश दीदनी है। हम पासेस लिए, टिकट लिए, यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और उसके साथ साथ मुल्तान सुल्तान के भी नारे लगाए जा रहे हैं। इनसे बात भी कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, कब से आप यहाँ पर आए हुए हैं, जोश कैसा है? जी बिल्कुल, हम सुबह 7 बजे के इधर आए हुए हैं। ठीक है, मुल्तान सुल्तान का आज मैच है और 6 टीमों का आज सेरेमनी है। हम बहुत जोश और जज्बे से हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही 2 बजे ये गेट खुलेगा, ये सारे हम इंतजार कर रहे हैं कि हम स्टेडियम में जाएं और एंजॉय करेंगे। आज बिल्कुल इनकी जानिब से ये कहना है कि सुबह 7 बजे से हम यहाँ पर मुंतजिर हैं कि कब ये गेट खुले और हम अंदर जाकर अपनी सीटों पर विराजमान हो और उसके बाद 6 बजते ही जो इफ्तिताही तकरीब जो है वो रूनुमा होगी, रंगारंग तकरीब, उसको जो है वो देख सकें। और यहाँ पर जो है जो माहौल है वो बहुत गर्म हो चुका है और तमाम लोग जो है मुल्तान सुल्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। जी।